दिसंबर 2020 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर में देश की सबसे उत्कृष्ट फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की, तो तमाम दावे किए गए, यहां तक कि मुंबई से उन पर आक्रमण भी किया गया कि आप हमारी फिल्म सिटी को नहीं ले जा पाएंगे। और ऐसा लगने लगा कि योगी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का ग्लोबल टेंडर जब खुलेगा तो ये बहुत बेहतरीन फिल्म सिटी निकल कर आई। लेकिन 4 जुलाई 2022 को जब ये टेंडर खुला तो पता लगा कि सिर्फ गुलशन कुमार की टी सीरीज से जुड़ी एक कंपनी ने ही अपनी बिड वहां दायर की थी, जिसके बाद तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए इस टेंडर को निरस्त कर दिया गया। और कल एक बार फिर यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों की तरफ से एक जानकारी आई कि अब इस टेंडर में कुछ चेंज किए जा रहे हैं, जिसमें 10,000 करोड़ से घटाकर इसको 7200 करोड़ किया गया है, जिसमें ये भी बताया गया कि जमीन की कीमत को एक्सक्लूड कर दिया गया। ये भी बताया गया कि इसमें अम्यूजमेंट पार्क और बाकी चीजें बनेंगी, लेकिन इसमें एक शर्त रहेगी कि जो भी इसकी कंसल्टिंग एजेंसी होगी या जो भी इसको बनाएगी उसको बाकी जो चीजें होंगी फिल्म सिटी के 50% निर्माण के बाद ही बनाने की अनुमति होगी। और इसके साथ जो 40 साल का उनका पीरियड था उसको 90 साल तक कर दिया गया। इसके साथ ही कई सवाल खड़े हो गए हैं कि 2 साल की मेहनत के बाद मामला जहां का तहां है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट धरातल पर आ भी पाएगा या नहीं। नमस्कार, मैं आशु भटनागर एनसीआर खबर प्राइम टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज इस परिचर्चा में चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी, वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शर्मा जी और नोएडा में विधायक का चुनाव लड़ चुके अन्नू खान जी। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत मैं देवेंद्र शर्मा जी से करूंगा। देवेंद्र शर्मा जी, जिस तरीके से ये ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू हुआ और उसके बाद किन्हीं भी कारणों से 2 साल से लटकता जा रहा है, दिसंबर 2020 से ऑलमोस्ट हम सितंबर तक आ गए हैं, तो लगभग इसे 2 साल मान लेना चाहिए। अगर 18 महीने भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि अधिकारियों की तैयारियां नहीं थी, या अधिकारी बार बार रीवर्क कर रहे हैं, या अगर एक ही कंपनी आई तो उसको सिर्फ ये मान के कि ये नोएडा की कंपनी है इसको छोड़ दिया गया? देखिए सर, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि तकनीकी कारण तो इसके पीछे कुछ है हम्म। जिसके कारण ये डिले हो रहा है। जी जी। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चले हुए हैं हाँ हाँ। जिनके साथ में सरकार की साख भी जुड़ी हुई है। जी ऐसी स्थिति में सरकार के सामने विकल्प होता है कि वो किस प्रोजेक्ट पर कितनी प्राथमिकता देते हैं। जी। यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत इस समय जो सबसे अधिक प्राथमिकता वाला प्रोजेक्ट इस समय चल रहा है वो है जेवर एयरपोर्ट। हम्म। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जेवर एयरपोर्ट को लेकर के सरकार को शुरुआती दौर में जब से इसका निर्माण की बात आई, आलोचनाओं का शिकार करना पड़ा, चाहे जमीन अधिग्रहण हो या तमाम तरह के मुद्दे रहे हों। हम्म। लेकिन कुल मिलाकर अंततः ये अपने मूल स्वरूप की तरफ बढ़ा है। हम्म। ऐसी स्थिति में जब सरकार के सामने प्रोजेक्ट की प्राथमिकता तय करने की बात है तो इस क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट पहली प्राथमिकता पर सरकारी दिखाई देता है। हम्म। हालांकि सरकार ने जिस तरीके से फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है उससे उनकी महत्वाकांक्षा तो प्रति हेलो, आपका अनम्यूट हो गया। थोड़ा को लगी थी। अभी हम्म। यह नहीं दिखाई दे रहा है कि वह किसी भी तरीके से जेवर एयरपोर्ट के साथ किसी तरह का समझौता करने की स्थिति में है। ठीक है। यहाँ ये एक मैं मिनट सर, एक बात और कहना चाहूँ, एक बात कहना चाहूंगा। 2024 का चुनाव है और जेवर एयरपोर्ट को लेकर जिस तरह से सरकार अपनी गंभीरता दिखा रही है उससे यह बात स्पष्ट है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ में आसपास के राज्यों में की जो चुनावी उड़ान होगी वो जेवर से जरूर सधेगी सर। ठीक है। इसलिए प्राथमिकता पर जेवर एयरपोर्ट है, न कि देवेंद्र फिल्म जी, सिटी। ये जो सामर्थ्य क्या शब्द आया एक, जिसको हमने कल उर्दू और हिंदी की बहस के बाद ये समझा कि भाई काबिलियत को काबिलियत और सामर्थ्य हाँ, कहते हैं। हाँ सामर्थ्य कहते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे नोएडा में फिल्म सिटी बनाते समय प्लॉट काट दिए गए, अब की बार अथॉरिटियों ने सोचा कि भाई ऐसा है, पिछली बार
25 प्लॉट काट दिए थे और हमने निर्माताओं पर ही कह दिया था कि तुम अपनी मर्जी से स्टूडियो बना लो, और उन्होंने 2-2 हजार एकड़ में जो है प्लॉट बना ली, अपना स्टूडियो बनाए जैसा उनसे बन सकता था। लेकिन अब की बार उन्होंने सोच रहा है कि भाई किसी एक को दे दे 220 एकड़, जो आउटडोर भी बनाए, इंडोर भी बनाए, वीएफएक्स के लिए भी बनाए, बाकी काम भी कर दे, मगर एक ही आदमी कर दे। और उसके लिए नोएडा की टी सीरीज जैसी कंपनी उनके लिए इसलिए नाकाबिल है, सामर्थ्यवान नहीं है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे ये तो यही सेक्टर 16 में बैठता है। तो ये क्या अधिकारियों के पास विजन की कमी है? जैसा कि उन्होंने कहा कि जमीन खरीदने की काबिलियत तो है, सामर्थ्य तो है, लेकिन वो अपना पैसा भी नहीं लगा रहे हैं उसमें। मतलब टेंडर करने के लिए भी बैंक पैसा लगा रहा है, और उनके पास कोई कमेटी भी नहीं है। क्योंकि मुझे याद है कि जब 2020 में इसका प्रपोजल की बारी आई तो यूनिवर्सल स्टूडियो के जो उनका ब्रोशर होता है उसके फोटो काट काट के लगा दिए कि ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये होगा, वो होगा। तो क्या ये सिर्फ विजन की कमी है? योगी जी जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं उन पे विजन ही नहीं है। देखिए सर, यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो अभी आपने कहा कि एक अधिकारी का नाम लिया, क्या उनका काम जमीन अधिग्रहण तक ही सीमित है? जी। सर ये बात मानिएगा, हाँ। किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए और वर्तमान में जमीन अधिग्रहण कर लेना समझिए प्रोजेक्ट की आधी सफलता डिपेंड है। क्योंकि इतिहास गवाह है, गौतम बुद्ध नगर नहीं, अब तो देश में भी जमीन अधिग्रहण कितना मतलब टेढ़ा काम हो गया है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा सर कि यमुना प्राधिकरण के साथ एक दुर्भाग्य जुड़ा रहा है। जी। सपने तो बड़े बड़े ये लोग बना लेते हैं, लेकिन एक दुर्भाग्य ये रहा है कि हर बड़ा प्रोजेक्ट इनका विवाद से घिर जाता है। हाँ। चाहे वो यमुना एक्सप्रेस वे हो, जेपी रेसिंग ट्रैक हो, या फिर वर्तमान का सरकार का अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जेवर एयरपोर्ट हो। हालांकि जेवर एयरपोर्ट अब मुझे नहीं लगता नहीं कि कोई विवाद है, छोटे मोटे होंगे, वो इतने बड़े इशू नहीं है। और एक स्थिति वह रही थी सर जब यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण कर्ज के मकड़ जाल में बहुत ज्यादा फंस चुका था। ऐसे समय में यमुना एक्सप्रेसवे के सामने सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट था जो उन्हें ऑक्सीजन देने की संभावना लग रही थी कि यदि वह प्रोजेक्ट चल जाएगा तो यमुना एक्सप्रेसवे अपने कर्ज से उतरेगी, और उसी की बराबर ब्रांडिंग कर रहे थे। क्योंकि लग रहा था कि यह प्रोजेक्ट बिके तो हमारे साइड के प्रोजेक्ट कुछ हवा पानी मिल पाए। वह था जेवर एयरपोर्ट। कर्ज से दबे यमुना प्राधिकरण के लिए सिर्फ और सिर्फ उम्मीद का एक किरण थी। ठीक है, यमुना जेवर एयरपोर्ट चल निकला है अपने मूल रूप में, जल्दी सरकार भी कोशिश कर रही है कि इसको मिल जाए। लेकिन कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने भूत से सीख लेता है सर। तो यह बात यमुना प्राधिकरण के ऊपर भी लागू होती है। यमुना प्राधिकरण अभी तक कर्ज के जिस मकड़ जाल में फंस गया था, जिस दौर से गुजरा है, वो नहीं चाहेगा कि अब दोबारा किसी भी स्तर पर वह उस दौर में जाए। तो वह इसलिए जो अभी राजेश सर कह रहे हैं कि वो एक ग्लोबल टेंडर जारी करेंगे या कोई ग्लोबल पार्टनर ढूंढ रहे हैं, कोई बड़ा मिल जाए जो जेवर एयरपोर्ट की तरह, नियोल कंपनी की तरह फिल्म सिटी को भी टेक ऑफ करे, उसको ले। और ये बात ठीक है, यमुना प्राधिकरण उसको जमीन दे दे, भैया ये जमीन है, आप पैसा लगाइए, कैसे करेंगे आप देखिए इसको। अब यमुना प्राधिकरण किसी भी स्थिति पर उस दौर पर जाने के लिए विचार नहीं करेगा जिससे बहुत मुश्किल से निकल के आए। मेरा सवाल ये है कि आपने जो बात कही मैं सबसे एग्री हूं कि भाई साहब आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन जब आप कोई भी ड्रीम देखते हैं, जैसा कि राजेश जी ने एक बात कही, उन्होंने भले ही इस बात को हास्य में पूछा हो कि भाई आपको तो सपने भी पोर्ट टैक्सी के, एयरपोर्ट के और इसके आते होंगे, तो मैं बताऊं कि जब मैं कोई अपना कॉन्क्लेव करता हूं तो मुझे उससे पहले 15 दिन तक वो जो कॉन्क्लेव होता है ना मेरे दिमाग में सेट हो जाता है, इवेंट जो होता है, क्योंकि वो दिन रात मैं उसका सपना देखता हूं तभी उसको कर पाऊंगा। जब मुझे ये पता होगा कि मैं हर आदमी के साथ ये बात करूंगा, इसके साथ ये होगा, मेरा इवेंट इतना भव्य होगा, यहाँ पर लाइट लगेगी, यहाँ ऐसा गेट होगा, तभी मैं उसको मूर्त रूप दे पाऊंगा। भले ही वो राजेश बैरागी जी ने सवाल मजाक में पूछा है, हास्य में पूछा है, लेकिन वो सच्चाई है। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि जब आप सिर्फ प्लॉटिंग कर रहे हैं, कॉलोनाइजर से ऊपर उठ नहीं रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई हमने जमीन ले ली, अब तुम जो है गौड़ तुम आ जाओ, सुपरटेक तुम आ जाओ, आम्रपाली तुम आ जाओ और बेच दो ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जैसे तुम्हें बेचना है सर। तो ये जो मैं बार बार इसी पा रहा हूं कि नियोल में ये जो पोर्ट टैक्सी है ना,
हाँ ये पॉड टैक्सी कल्पनाओं में जेवर से फिल्म सिटी से नोएडा, नोएडा से ग्रेटर नोएडा, ये तब तक सब सिर्फ कागजों पर चलेंगी जब तक साइड के प्रोजेक्ट पूरी तरह से प्राधिकरण की नीति के अनुसार सेटअप नहीं हो क्या जाते। ये वाकई जो है विजन और दूरदृष्टि जो है, इनकी तो खैर नेक दृष्टि है राजेश जी की। इनके पास क्या अथॉरिटी के अधिकारियों के पास वाकई कुछ गड़बड़ है? देखिए सर, मैं यहाँ पर एक बात ये तो नहीं मानूंगा कि अधिकारी जो फिल्म सिटी को निर्माण के लिए अधिकृत किए गए हैं सरकार के द्वारा, वह परिस्थितियों से वाकिफ नहीं है। हम्म, वह यह भी जानते हैं कि भारत के अंदर ऐसे क्षमतावान लोग हैं जो पैसा लगा करके यहाँ फिल्म सिटी को खड़ा कर सकते हैं। हम्म, लेकिन यहाँ मुझे एक चीज दिखाई देती है, वो है एक रिस्क लेने का डर, रिस्क लेने की क्षमता का अभाव। रिस्क तो क्या स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, फिल्म का ही डायलॉग है। वो तो सर फिल्मी डायलॉग है, लेकिन हकीकत में मैं बताऊं, प्राधिकरण ऐसा शायद नहीं चाह रहा है। और मुझे लगता है कि सरकार के भी जो सलाहकार हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बातें सरकार को या शासन में बैठे उन लोगों को सुझाई है कि यदि यहाँ पर हम छोटे छोटे लोगों से 10 या अधिक लोगों को यहाँ निवेशक के रूप में लाएंगे और उनको यह काम सौंपेंगे, तो उनकी अलग अलग तरीकों से उनसे डील करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है प्राधिकरण को भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हिस्सेदारी करनी पड़े। इससे बेहतर है कि जैसे आप जेवर एयरपोर्ट के लिए एक कंपनी पकड़ के लाए हैं, कोई एक ऐसी यूएस की, यूके की या कोई और विदेशी कंपनी आ जाए जो जी सिर्फ हमें सलाहकारकर्ता के रूप में रहे और वह सारा काम वह अपना देख रेख में वो अपना संभाले सारा काम। जी जी जी। ओके, अब मैं इसको कंक्लूड करने के जो आपका आखिरी वो होता है उसमें आ गया एक हूँ। बात मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पर हाँ कि हाँ। यहाँ अभी ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी जी यमुना प्राधिकरण के इतिहास को देखते हुए चुनौती अभी प्राधिकरण के सामने है कि जी जी किसी भी तरीके से, ये जी मैं जी। नहीं कहता हूँ कि किसानों के स्तर पर या भूमि अधिग्रहण के स्तर पर, हाँ हाँ उनके सामने यह चुनौती भी है हाँ कि हाँ। उनका हर बड़ा प्रोजेक्ट एक विवाद में फंसता रहा है। जी उनके जी सामने चुनौती है कि किस तरह सफलतापूर्वक बिना विवाद में डाले जी जी। अपने प्रोजेक्ट को मुकाम तक पहुंचाए। हाँ हाँ हाँ। कि मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में भी देखता हूँ कि आज हमने यहाँ पर इतने 1000 मीटर जमीन फ्री कराई, पता लगा कुछ नहीं होता, वो एक टीन टप्पर गिरा के आ जाते हैं। नहीं तो सर, जब ऐसा भी हो सकता है कि जब तक ये फिल्म हाँ सिटी प्रोजेक्ट शुरू हो उससे पहले पता चले कि इलीगल इंक्रोचमेंट उसी जमीन पर हो गया जिस पर ये फिल्म सिटी बननी है। वो अपने जमीन नहीं बचा पाते। सही कह रहे हो देवेंद्र जी, ये बिल्कुल तो ये मैं ढूंढेंगे आज वो मैंने जमीन जी जाने मैंने की बात मैंने बार बार कर पिछले दी थी दिनों ये यार कहा था संस्कृति वाले। जी जी मैं इसको क्लोज मैंने करने वाला हूँ भैया, मैंने मैं इसको क्लोज मैंने करूंगा जी। मैंने हाँ पिछले दिनों ये कहा था कि प्राधिकरण जो ये अखबारों को खबरें प्रेषित करता है कि आज इतने करोड़ रुपए की जमीन मुक्त कराई, हाँ हाँ। प्राधिकरण को इस पर शर्म का एहसास होना एहसास चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें करोड़ रुपए और लाख रुपए न बताकर उसे ये बताना चाहिए कि उसकी इतनी वर्ग मीटर जमीन पर उसकी मौजूदगी के बावजूद कब्जा कर कब्जा लिया कैसे गया हुआ? था, जिसे बिल्कुल आज हटाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इस परिचर्चा को आज यहाँ विराम देता हूँ इस उम्मीद के साथ कि जो बातें हम कर रहे हैं कि 15 साल भी ये फिल्म सिटी नहीं बनेगी, क्योंकि सपना जिस मुख्यमंत्री का है उनके पास जो अभी टर्म है वो 2027 तक है। ऐसे में अगर फिल्म सिटी को लेकर भी सीरियस अधिकारी होना शुरू कर दें और उस पर ध्यान दें, इन्वेस्टमेंट आप भले ही कहीं से लाएं मगर इसको टालें ना। 2 साल निकलने के बाद अगर आज हम वहीं खड़े हैं जहां 2 साल पहले खड़े थे, तो ये फिल्म सिटी वाकई योगी जी का सपना बन के रह जाएगी। और बाद में फिर वही बात होगा, मेरा सुंदर सपना टूट गया, क्योंकि योगी जी के सपने के साथ इस प्रदेश के लगभग 2 लाख उन लोगों के सपने जुड़े हुए हैं जो समझ रहे हैं कि इस फिल्म सिटी के बनने से हमको रोजगार मिलेगा। आज इस परिचर्चा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई परिचर्चा में नए लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।